यादों की शाल ओढ़ के आवारा गर्दियां काटी हैं हमने यूं भी दिसंबर की सर्दियां। तो दिसंबर के इस एपिसोड में रंग तरंग में सर्दी की बहार भी है और साथ ही साथ ऊन की गरमाई भी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं खासतौर से ऊन फेस्टिवल की रौनक छलक और ऊन के दुशालों की गर्माहट। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस बार खास आपके लिए। शुरू करते हैं रंग तरंग आपके साथ। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कुछ शख्सियतें अपना रास्ता दरिया की तरह बनाती चलती हैं। एक ऐसा ही नाम है अनामिका जी का, जो हिंदी साहित्य का जाना माना नाम है। अनामिका जी ने बहुत सी मंजिलें तय की हैं, बहुत से रास्ते तय किए हैं। आज जानते हैं अनामिका जी के शब्दों को, उनकी जिंदगी को, और शब्दों में उन्होंने जिंदगी को किस तरह पिरोया है उसको भी। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है उन नमक हलालों से रंज रहता है महासागर। दुनिया में होने ना दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मन। अदबी अल्फाज को किरदारों की जुबानी पेश करने का बेहद अनूठा अंदाज। दरअसल ये प्रोग्राम मशहूर कहानीकार, नॉवल निगार और शायरा अनामिका को वक्फ है। दुनिया में कुछ और रहे ना रहे, रहेगा ना ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना। यही वो नमक है जिससे फिर राई रहेगी ये जिसे ठिठुरते हुए देखी जाती है दूर चलती हुई आवाज। सुनो हमें अनहद की तरह। दिल्ली में मुनक़िद इस प्रोग्राम के दौरान बायलिंगुअल वेब मैगजीन का भी रस्मी इजरा किया गया। साथ ही ई बुक के कई अदबी बाबों को मुख्तलिफ किरदारों की जुबान में पेश किया गया। इतना सुना था कि अधर में लटकी हुई अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची बोले वे चीख कर, जे आम्रपाली क्यों तरुण कुमारों से धुर अपना टकराती। अनामिका हिंदी अदब में अपनी बेशकीमती खिदमात के लिए राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल और केदार सम्मान पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। आम्रपाली 100,000 ले और इस बात का निमंत्रण हमें दे। अरे पुत्रो, यदि तुम ना वैशाली गणराज्य भी मुझे दे दो तो भी मैं ये महान भाग तुम्हें नहीं देने वाली। मेरा ये उत्तर सुन वे लिच्छवी कुमार चटकाने लगे उंगलियां। हाय, हम आम्रपाली से परास्त हुए तो अब चलो। सन 2021 में उनको उनके टोकरी में दिगंत नाम के शायराना कलाम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। एक बहन जिसको देखकर मैं अक्सर सोचता था कि इतने कम उम्र में इसको इतनी बुद्धि कैसे हुई, कैसे ये इतनी बुद्धिमान है, कितनी बातें लिखती है, कितनी बातें कहती है। बहुत छोटी सी थी, हम लोग एक कवि सम्मेलन में गए थे, बड़े बड़े कवि थे। किसी ने पूछा, बच्ची को देखकर, ये अपने पिताजी के साथ बैठी थी, बहुत बड़े गीतकार थे, तुम्हारा क्या नाम है? तो छनमनाते हुए बोली, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई नाम नहीं। तो पूछा कि कोई नाम तो होगा, मेरा कोई नाम नहीं। तो पूछा इनके पिता से लोगों ने कि क्या नाम है? बोले ये बोल रही है कि मेरा नाम अनामिका है, मेरा कोई नाम नहीं। कौन जान रहा था
कि ये नाम लाखों करोड़ों की जुबान पे वैसे ही रहेगा जैसे इस देश में। अनामिका दौरे हाजिर की हिंदी कविता की चंद बेहद मकबूल शायरात में से एक हैं। कहीं न कहीं जहाँ तक वही संवाद पूरा होता है जिसमें आप बचपन की सारी परिस्थितियाँ किसी की जान जाएं और उसके भीतर क्या सपने पल रहे हैं उसका आपको आभास हो जाए। रंग तरंग डीडी न्यूज़। चलते थे तो फिर भी ऐसे प्रसंग छिड़ जाते थे जब आपस में अंतरंग संवाद घट जाता था, खाना घर का खुल जाता था। मोनिका आप तो हिंदी भी समझती हैं, मारिया भी समझती हैं। ट्रेन में लोग साझा खाना खाते थे, अपने एक डोलची होती थी, एक हॉलडॉल होता था, किसी के पास बिस्तर न हो तो वो हॉलडॉल खुल जाता था। हिंदुस्तान के कदीम रक्स अपने आप में यकजाई का हुनर पेश करते हैं। पैरों की थाल, थिरक, रक्स, लय और ताल, और ऐसा ही कुछ नज़ारा था समागति में, जिसे पेश किया पद्मश्री गीता चंद्रन ने। समागति एकता का रक्स कहलाता है, जहां पर पूरा मंजर एक हो जाता है, चाहे वो सुर हो, साज हो, पैरों की थिरकन हो या घुंघरों की आवाज़। शंकरा जटाधरा सदा शिवा गंगाधरा, शंकरा जटाधरा सदा शिवा गंगाधरा। भारत के मुख्तलिफ फ़नून में रक्स का फ़न एक ऐसा फ़न है जिसे रूह की आवाज़ कहते हैं। रक्स में हरकत सकनात और तालमेल की एक बेहद ख़ास अहमियत है जो उसे बेइंतहा खूबसूरत बनाती है। हाल ही में राजधानी दिल्ली के चिन्मया मिशन ऑडिटोरियम में एक बेहद खूबसूरत शाम रक्स से सजी हुई मुनक़िद हुई, जिसमें पद्मश्री गीता चंद्रन ने पेश किया समागति। समागति एक ऐसा रक्स है जिसे इत्तेहाद या एकता का रक्स कहा जाता है। गीता चंद्रन को इस फन में महारत हासिल है और रक्स के मैदान में फ़नून की खिदमत के लिए उन्हें कई एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। गीता चंद्रन का समागति रक्स एक ऐसी पेशकश थी जिसने हर दिल को झंझोड़ दिया, क्योंकि इस पेशकश में एक ताकत थी, इसमें एक असर था जिसने देखने वालों के दिल को मसहूर कर दिया। एक फनकार अपने कमाल की बुलंदियों तक पहुंचता है अपनी तपस्या से, अपने लगन से, अपने हौसले से। पहला जो वर्क था वो शिव के ऊपर था और शिव तांडव के ऊपर, जो हमारा ओरिजिनल कोरियोग्राफी है। दूसरा तो था वो एक ट्रेडिशनल जतिस्वरम था, जो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिदमिक पैटर्न में था। उसको हमने एक ग्रुप में एनविसाज किया। फिर उसके बाद एक बहुत ट्रेडिशनल दीक्षितर कॉम्पोजिशन को लेके उसको एक नया लुक दिया, एक कंटेम्प्रेरी तरीके से उसको देखा और उसको प्रस्तुत किया। और फिर एंड में हम लोगों ने रास किया, जो कि कहा जाता है कि कृष्ण की लीलाओं में से सबसे जो ऊंची लीला थी वो रास माना जाता है, और श्रीमद् भागवत में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। और हम लोगों ने उसी से लेके इस कॉम्पोजिशन को हित हरिवल्लभ जो कॉम्पोजिशन है, जो अष्टछाप के कवि हैं
तो उनका कॉम्पोजिशन खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, तो उसको लेके हमने पूरा रास का जो है माहौल, शरद पूर्णिमा है और फिर गोपियाँ जो हैं सज धज के आ रही हैं, बाजे बज रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत चीज़ें जो रास में होती हैं। और फिर कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं बीच में और गोपियाँ जो हैं उनके लिए अपना बहुत ही एक क्या करते हैं कि उनकी जो व्यथा जो है उसको व्यक्त करती हैं और पूरे जंगल से पूछती हैं और सब जंतुओं से पूछती हैं कहाँ हैं कृष्ण। फिर कृष्ण एकदम से आते हैं, फिर उनके बांसुरी का जो असर होता है और फिर सुंदर रास जो वो रचते हैं। और गीता चंदन एक ऐसी ही फनकारा हैं, एक ऐसी ही रक्कासा हैं जिन्होंने अपने फन को कमाल की बुलंदियों तक पहुंचाया है। आज अपने शागिर्दों के साथ मिलकर जब वो स्टेज पर उतरती हैं तो जैसे पूरी फिजा उनके साथ नाच उठती है। रंग तरंग टीटी न्यूज़। फूलों की महक, मूंगफली की बहार, सर्दी का मौसम है तो रखो रजाई और स्वेटर तैयार। इसीलिए आपको लेकर चल रहे हैं राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहां पर लगा है बड़ा ही खूबसूरत सा ऊन मेला। हर तरह की ऊन यहां पर आपको मिलेगी और ऊन से बनी खूबसूरत अशिया भी। राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में ऊन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। रंग बिरंगी ऊन और उससे बनी हुई मुख्तलिफ अशिया, जैसे इस सर्द सर्द हवा में गर्माहट घुल गई। इस ऊन फेस्टिवल में कई रियासतों के बेहतरीन कारीगरों ने भी हिस्सा लिया। किस तरह से भेड़ से ऊन को निकाला जाता है और कितने दिनों में ऊन से कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, ये कारीगर बहुत मेहनत करके बेहतरीन चीजें बनाते हैं और अपने हाथों से बनाते हैं। फेस्टिवल का मकसद था लोकल कारीगरों को फरोग देना, ताकि वो अपने सामान को लोगों तक पहुंचा सकें और लोग भी इस ऊन फेस्टिवल में इन कारीगरों के काम को देखकर काफी खुश नजर आए। खवातीन कारीगरों ने भी अपने फन का शानदार मुजाहिरा किया। ये देसी ऊन का हब है, कलेक्टिव है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो ऊन के साथ काम करते हैं, और हमारा मिशन है कि इंडियन ऊन को प्रमोट करने के लिए, उसका वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। और अभी जो है करीबन 80% जो ऊन बनते हैं हर साल वो वेस्ट हो जाते हैं। तो हमारा मोटिवेशन है कि ये हम कैसे ऊन को वैल्यू को इंक्रीज़ करें। जो चीज़ खाना खाते हैं ये बनाते हैं, इसका कपड़ा बनते हैं, तैरना का भी बनते हैं, ये उड़ना का भी बनते हैं, गर्मी के तैरने के भी ठंडी में बनते हैं। मच्छी के लिए ऊन भेड़े की ऊन है, हाँ, उसको लेकर उसको बनाते हैं, उसका भी कपड़ा बनाते हैं। ठंड में बहुत कम लगते हैं, गर्मी के लिए ठीक रहते हैं, ठंड में गर्मी के लिए। तो ये लोग जिन्होंने ये स्थापित किया है, इससे ऊन की कहानी बताई जा रही है, पुराने क्या इस्तेमाल किए जाते थे, और उस स्टेज पे काफ़ी जो आजकल की इंडस्ट्रियल इनोवेशंस हो सकती हैं, जिसमें जो ऊन फेंका जा रहा है वो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इतने सारे वैरायटीज़ ऑफ वूल अवेलेबल हैं इंडिया में, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और आर्टिसन से बात करके आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज अदरवाइज़ हम लोगों को मौका नहीं मिलता है जो बनाते हैं आर्टिस्ट, उनसे बात करने का, उनसे मिलने का, प्रोसेस देखने का। इनफैक्ट लोकल फॉर वोकल की इस शानदार झलक में इस फेस्टिवल ने एक खास असर छोड़ा, ताकि लोगों को अपनी तरफ राग़िब करें और कोशिश करें कि लोग इन कारीगरों के फन को सराहें, अपनी ज़मीन से जुड़ें, इन कारीगरों को और ज़्यादा हौसला अफजाई दें। ये भेड़ का शरीर में आने वाला ऊन है, इसको धुलाई करने के बाद
हम ये कार्डिंग की प्रॉब्लम है, बड़े बड़े प्लांट होते हैं कार्डिंग के लिए, तो मैंने ये छोटा सा यंत्र बनाया है जो इस ऊन को खोल देता है, कताई करने लायक बना देता है। एक कार्डिंग है। फिर उसके बाद स्पिनिंग के लिए मैंने स्पिनिंग चरखा बनाया है, दूसरा चरखा बनाया है, उसमें मोटर भी लगाई है। फिर बुनाई के लिए मैंने करघे बनाए हैं। हाँ, पहले तो शुरू में हम इस तकली, इसको तकली बोलते हैं, तकली का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें कम उत्पादन होता है। फिर ये चरखा आया, ये ऊनी चरखा इसको कहते हैं, तो इसमें हम काम करते हैं और थकान भी कम होती है। होने को तो थकान भी उसमें नहीं होती है, लेकिन थोड़ा मात्रा कम होती है। तो उसके बाद हमने इस चरखे में हम कताई करते हैं और ये इसके साथ साथ हम पार्ट टाइम दूसरा काम करते हैं, क्योंकि पूरा यही नहीं करते हैं। आजकल ऊन की समस्या है ना, ऊन नहीं मिल पाती है, तब हम इसको पार्ट टाइम में करते हैं जितनी ऊन मिल जाती है। आमतौर पर हम लोगों को सिखाने का काम करते हैं। ऊन के नरम गर्म स्वेटर जिनको छूते ही ठंड कहीं भाग जाती है, कितने खूबसूरत हैं। लेकिन यहाँ पर दुशाले, ऊन से बने कपड़े के अलावा बहुत से खिलौने भी नजर आए। रंग तरंग, डीडी न्यूज। रंग दरकार थे हमको तेरी खामोशी के, एक आवाज की तस्वीर बनानी थी हमें। कई मर्तबा तस्वीरें और रंग अल्फाज को भी जुबान दे देते हैं और कहानियां बयान करते हैं, कुछ सुलझे हुए और कुछ उलझे हुए जज्बातों की। आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी खास पेंटिंग एग्जीबिशन में जहां पर रंग दास्तान बयान कर रहे हैं हमारी और आपकी। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। इसके अलावा महिलाओं का एक और पहलू है, और वो पहलू है उसका श्रृंगार, उसका लिबास। और महिलाओं के इसी पहलू को बहुत खूबसूरत तरीके से इस एग्जीबिशन में, इस चित्रकला प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया है। रंग और शब्दों का एक अनोखा रिश्ता होता है। शब्दों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन रंगों के शब्द पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चित्रकार रंग और रेखाओं से जबान का काम लेता है, सुंदर रंगों के माध्यम से अपनी बात कहता है। एक ऐसे ही रंगों और रेखाओं की चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली के अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प सोसाइटी यानी आईफेक्स में। चित्रकार थी सुमित्रा अहलावत। चित्र के ऊपर तो ये है कि जो उसका मीडियम मायने रखता है कि कौन सा मीडियम है। जैसे चारकोल है, पेंसिल है, वो कम समय लेता है। फिर वाटर कलर है, और एक्रेलिक है, मिक्स मीडिया है, और ऑयल सबसे ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि एक तो थिक प्रोसेस होता है उसका, और उसको जो बिल्कुल गीला होता है उस पर नहीं करते, तो उसको पहला कोट, उसको 4 कोट मैं देती हूँ। 5वें में मेरा पेंटिंग फाइनल होता है ऑयल में, तो इसके लिए उसमें थोड़ा सा सूखने में टाइम लगता है। सुमित्रा अहलावत की चित्रकारी में नारी सौंदर्य को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। उनका मानना है कि सृष्टि में सबसे खूबसूरत नारी है। वो हर रूप में अपनी ओर आकर्षित करती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो। उसका सौंदर्य उसको आत्मविश्वास देता है। सुमित्रा जी का एग्जीबिशन हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर पेंटिंग है इनकी। जो भी इन्होंने औरतों की सुंदरता दिखाया है, इसमें गर्व महसूस हो रहा है, मतलब होता है। मुझे भी उसमें ऐसा लगा कि मैं भी उनके अंदर ही एक गर्व महसूस कर रही हूँ उनके चेहरे को देख के। बहुत ही अच्छी पेंटिंग और अच्छी सुंदर, बहुत पसंद आई मुझे तो। वाकई कला के क्षेत्र में उम्र कोई मायने नहीं रखती।
बल्कि आप जितना काम करते हैं उतने ही कलात्मक बनते जाते हैं। और सुमित्रा अहलावत अपने ब्रश से महिलाओं को जो सुंदरता देती हैं, वो उनकी आत्मनिर्भरता की कहानी कहती हुई नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं और क्या खास रहा इस बार रंग तरंग में। कहते हैं ड्रामा जिंदगी का आईना होता है, वो हमें हकीकत से रूबरू कराता है। एक बेहद अजीम ड्रामा निगार के तौर पर शेक्सपियर का कमाल भी यही है कि उनके किरदार हमें जिंदगी से जोड़ देते हैं। मैं देखता कि तुम मेरी बात का बड़ी तत्परता के साथ उत्तर दे रहे हो, तो अब सुनो। तुम जानते ही हो कि मृत्यु के बारे में क्या कहानी कही गई। जब मैं रात को अपने शयनगाह में सो रहा था, तभी किसी सांप ने मुझे। हाल ही में शेक्सपियर के मशहूर ड्रामे हैमलेट को स्टेज पर पेश किया गया और उनका ये ड्रामा जिंदगी के बहुत से रंगों से हमें बेहद करीब ले आया। इस ड्रामे में खानदान और सियासत शिद्दत से जुड़े हुए हैं। खानदानी सियासत और लोगों का एक दूसरे से अलग अलग अंदाज में हालात के तहत पेश आना ही इस ड्रामे को आज भी मकबूल बनाए हुए है। हैमलेट को एक म्यूजिकल डांस ड्रामा के तौर पर पेश किया गया। इस ड्रामे में खास तौर से मौसीकी को शानदार ढंग से पुरअसर अंदाज में पेश किया गया और इससे इस ड्रामे के किरदारों को काफी सपोर्ट मिला। एक इंसान जिंदगी में न जाने कितने रूप धरता है। हर जगह उसका अंदाज और उसका बयान अलग होता है। एक इंसान ही जानता है कि उसके अंदर कितने इंसान और कितने किरदार बसे हुए हैं। हैमलेट एक ऐसा ड्रामा है जो इंसानी किरदार और उसके साथ जिंदगी और मौत के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करता है। स्टेज हमेशा से ही हमें हमारी सकाफत, हमारी जिंदगी और हमारे जज्बात से जोड़ने में एक अहम किरदार निभाता रहा है और ये ड्रामा भी कुछ ऐसा ही था जो भरपूर दिलचस्पी के साथ साथ हमें सोच के दायरों में भी बांध रहा था। जाड़े की इस कड़क कड़कड़ाती कपकपाती सर्दी में अगली बार आपसे मिलेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और ख़ास कहानियाँ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।